हाँ तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज अपना एक टॉपिक आया है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इस साल आपको पता है कि हो सकता है पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए और बड़े बड़े क्वेश्चनों की जगह कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए। तो आपको पूरे चैप्टर्स में ये हमेशा याद रखो पढ़ने से पहले कि हमें कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू ज़्यादा हो जाए, शॉर्ट आंसर ज़्यादा हो जाए, बड़े क्वेश्चन कम हो जाए, न्यूमेरिकल कम हो जाए। वो अभी हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि बोर्ड वाले क्या चेंजेस करते हैं। तो लेकिन हमें पढ़ाई को कंसेप्चुअल तरीके से करना है, क्योंकि जब एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं तो वो हमें कंसेप्ट पर पूछा जाता है सवाल। तो अभी क्या है, देखो आज हम एक ऐसा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या होता है, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। अब आपको इससे पहले, अब मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं। पहले मैं कंडक्टर की बात करूंगा, फॉर कंडक्टर्स, कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। फॉर्मूले में यहां लिख देता हूं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जो आपने पिछले वीडियो में देखा, सिग्मा इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर टॉप बाई एम। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को अपोज कर दो तो ये आपका अपोजिट करते ही या इनवर्स करते ही रेजिस्टिविटी रो आ जाएगी। क्लियर। अब मैं कंडक्टर की बात करता हूं बच्चों, व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो तेजी से भागने लगते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, गर्म कर देंगे, हीट दे देंगे, तो हीट देने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सीधी सी बात है, गर्म करते भागने लग जाता है वो तेजी से। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही वो जब तेजी से भागेगा तो बच्चों रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक तो धीरे धीरे चल रहा था तो एक टक्कर 5 सेकंड में कर रहा था, अब भागेगा तो एक टक्कर जल्दी करने लग जाएगा 3 सेकंड में। रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कहानी? टेम्परेचर बढ़ाया, भागने लगा इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, भागेगा तो जल्दी जल्दी टक्कर करेगा। जो टक्कर 5 सेकंड में हो रही थी वो 3 सेकंड में होने लग जाएगी। रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होता ही कंडक्टिविटी फ्रॉम दिस फॉर्मूला डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन पीरियड। तो जैसे रिलैक्सेशन पीरियड कम हुआ कंडक्टिविटी भी कम हो गई, और कंडक्टिविटी और ये रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे ये कम हुआ यानी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस भी इसी के साथ होता है, इंक्रीज। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और रो बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों होता है? ये पूरी कहानी, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है, लेकिन उसकी कहानी क्या है, स्टोरी की वही है। ये पूरी स्टोरी और ये मोरल ऑफ द स्टोरी। क्लियर है? तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, रिलैक्सेशन पीरियड कम हुआ, रिलैक्सेशन पीरियड कम होते ही कंडक्टिविटी कम हो गई इस फॉर्मूले के बेसिस पर, और कंडक्टिविटी कम होते ही रो इंक्रीज हो गया, और रो होता है R, उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। ये पूरी कहानी है। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें सिर्फ इसका और इसका रिलेशन बताया, बाकी कहां गए? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप ये कहोगे सर आपने बता दिया ये हुआ, अच्छा इनका क्या हुआ? सबका इनका कुछ नहीं होता। एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ा लो कितना भी, एन रिमेन्स कांस्टेंट, एन बदलता ही नहीं है। कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ किसकी बात हो रही है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हो गई इसकी बात। E ऑल्सो अ कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो जब ये तीनों कांस्टेंट हैं तो मैं इनकी बात करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं इनकी बात अभी कंडक्टर के लिए नहीं करूंगा, केवल किसकी बात करूंगा? जो चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है?
रिलैक्सेशन पीरियड। तो रिलैक्सेशन पीरियड चेंज होने की वजह से ही कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी चेंज होती है। किसके लिए बात करी अभी अपन ने? कंडक्टर्स। अब किसकी बात करेंगे? सेमी कंडक्टर्स। अलग अलग करेंगे सबकी बात। फॉर सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं दो काम होते हैं। यहां पे तो एक ही होता है, सिंपल एक काम। यहां पे दो काम होते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही टॉर्क कम होता है। क्या होता है? कम। बिल्कुल होता है, यहां पे भी हो रहा था, यहां भी होता है। और एन इंक्रीज होता है। एन यहां पर चार्ज कैरियर्स हैं। क्या है? जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्टर में तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन, उनको मिला के चार्ज कैरियर बोला जाता है। तो चार्ज कैरियर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और एक होल होता है पॉजिटिव, वो भी बनेगा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होते लग जाएंगे। तो दोनों काम होंगे। यहां पे ये काम नहीं हो रहा था, यहां पे एन कांस्टेंट था। यहां पे एन क्या था? कांस्टेंट। कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन के नंबर को इंक्रीज नहीं करता है, जितने हैं उतने ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते ही सेमीकंडक्टर क्या करता है? अपने चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज कर देता है, रिलैक्सेशन पीरियड को डिक्रीज कर देता है। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये नेग्लेक्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब हम इसको माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अगर हम इसके ऑर्डर में देखें तो ये बहुत कम होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है कि भाई जब तू नेग्लिजिबल है तो तू साइड में हट जा, तेरा कोई इफेक्ट कंडक्टिविटी पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखो एन अगर इंक्रीज हुआ तो सिग्मा भी क्या होगा? इंक्रीज। और सिग्मा अगर इंक्रीज हुआ तो रो क्या होगा? डिक्रीज। और रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज। तो ये होता है सेमीकंडक्टर। सारी बात क्लियर आ गई समझ में? कंडक्टर्स का सीधी कहानी, एन को कुछ भी नहीं करना, एन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में दो काम होंगे, टॉ थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज होगा पर एन हाईली इंक्रीज होगा। तो कौन सा इफेक्ट देखना पड़ेगा? हाईली वाला, स्लाइटली वाला नहीं। तो हाईली इंक्रीमेंट एन में हो रहा है तो सिग्मा भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और सिग्मा अगर इंक्रीज होगा देन रो डिक्रीजेस एंड आर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये पूरा कहानी किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। दो बात हो गई। अब एक बहुत ही अच्छी बात समझो कि एलॉयज में क्या होता है। थर्ड पॉइंट, कोई एलॉय है हमारे पास। अब एलॉय कई तरीके के नाम जैसे आपको मैं बताऊं, नाइक्रोम, ठीक है, मैग्नेनिन, ये होते हैं एलॉयज। कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या होते हैं? ये एलॉयज होते हैं। अलग अलग मेटल्स को मेल्ट करते हैं और उनको मिला देते हैं अलग अलग रेशो में, और उनको मिला के ये बनाया जाता है। तो इनको बनाया क्यों गया? अब वो समझना है कि भैया ये हम इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं कि हम पहले मेटल्स को मेल्ट कर रहे हैं, अलग अलग रेशो में उनको मिला रहे हैं और एलॉय बना रहे हैं। उसका रीजन होता है, ये जो एलॉयज होते हैं इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज जब करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब इसलिए मैंने ऑलमोस्ट का यूज करा है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो इनको बनाने का जो एम होता है वो यही होता है कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिले जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हम ऐसा मटेरियल क्यों चाहते हैं जिसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो? अब अभी देखो कंडक्टर में भी टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा था, सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा था, पर एलॉयज में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हमने ऐसा मटेरियल क्यों बनाया? इसका रीजन था क्योंकि इनका यूज प्रैक्टिकल्स में किया जाता है। आप 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स करोगे, 12th क्लास के प्रैक्टिकल आपको पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रिज, ऐसे कुछ एपरेटस मिलेंगे। अब इनमें आपको रीडिंग लेनी होती है 5। आपको 5 रीडिंग लेने में करीब करीब 25 से 30 मिनट्स लगते हैं।
करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, वायर गर्म हो जाता है, गर्म हो गया जैसे ही, अगर उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपकी रीडिंग गलत आएंगी, क्योंकि आपको रीडिंग लेने में टाइम लग रहा है। तो उतने टाइम में अगर आपका जो वायर आपने लिया वो बार बार अपने रेजिस्टेंस को चेंज करता है तो आपकी रीडिंग्स गलत आएंगी। इसलिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो अपने रेजिस्टेंस को इंडिपेंडेंट रखे टेम्परेचर से, अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और हमारी रीडिंग सही आए। तो इसलिए इनका यूज कहाँ पे किया जाता है एलॉयज का? प्रैक्टिकल्स के अंदर। क्लियर है कहानी? तीनों बात हो गई। इंसुलेटर की बात करनी नहीं है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। बस आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉयज इनकी बात करोगे। अब मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं। सबसे पहले मैं कंडक्टर के लिए ग्राफ बना रहा हूं फॉर कंडक्टर्स। तो टेम्परेचर इस एक्सिस पे ले रखा है और रो या फिर रेजिस्टेंस इस एक्सिस पे ले रखा है। ऐसा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है ये। थोड़ी देर तक तो धीरे धीरे होगा, फिर एकदम से होगा, ठीक है। ये हो गया किसका? कंडक्टर का। अब मैं बात करता हूं किसका? यहां पर तो रो और रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इस एक्सिस पर, इधर टेम्परेचर। अब मैं बात करूंगा किसकी? ये देखो डिक्रीमेंट, ये किसका है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अगर बात करो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कंडक्टर मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो सब, ठीक है। सेमीकंडक्टर हो गया जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसमें देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रो और आर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एक जगह आके कांस्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एलॉयज की। टेम्परेचर रो और आर फॉर एलॉयज। इसमें क्या होता है? ये ग्राफ, ये 0 डिग्री पर भी कुछ रेजिस्टेंस बता रहे हैं और ये ग्राफ ऐसे जाता है। देखो इसका स्लोप कितना कम है, इसका स्लोप कितना कम है, मतलब लगभग लगभग कांस्टेंट है। आप देखो बस इतने से ड्यूरेशन में आपको इसको बना लेना है, ये और ये ड्यूरेशन बहुत कम होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्लाइटली इंक्रीजमेंट इसमें हो सकता है, तो वो हम लगभग कांस्टेंट ही मानते हैं। तो इसमें ज्यादा स्लोप मत बनाना, इसमें ऐसे मत बना लेना, तुम बना लो ऐसा और कहो एलॉयड, ये तो गलत हो गया। आपको इसका स्लोप बहुत ही कम रखना है, बस इतना सा। तो आपको इसको कांस्टेंट शो करना है, हल्का सा इसमें स्लोप दे दो, काम खत्म। तो बच्चों ये टेम्परेचर के साथ इनके पूरे ग्राफ है, जो आप हो सकता है कहीं ये ग्राफ आ जाए। पूरा कंसेप्चुअल है। देखा आपने आज का टॉपिक क्या था? पूरा का पूरा इन फॉर्मूलों पर बेस्ड था। ये फॉर्मूले मैं आपको पहले निकाल के बता ही चुका हूं। अब ये बात आता है कि जो हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी है रो, वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो भैया ठीक है, चलो मान ली बात, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड है। अब हमें फॉर्मूला बताओ कि कितने टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टिविटी होती है। तो फॉर्मूला निकाला गया, प्रैक्टिकली प्रयोग किए गए और उनसे रिलेशन बनाए जाए गए, और ये फॉर्मूला बनाया गया, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ये हमारा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला देखो, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखना है, ये प्रैक्टिकली बना हुआ फॉर्मूला है, कहीं से आता नहीं है। प्रैक्टिकल किए जाते हैं, वायर्स लिए जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, उनकी रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उन रिलेशन से ये फॉर्मूला मिलता है। इस फॉर्मूले में क्या क्या है? एक तो टी नॉट है, टी नॉट है इनिशियल टेम्परेचर, टी है फाइनल, आप गर्म करोगे ना उसको तो ये फाइनल टेम्परेचर। भाई जब किसी भी कंडक्टर को आप गर्म कर रहे हो तो एक तो उसका इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा। रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, कि उसकी पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी, अब टेम्परेचर जब आपने यहां से यहां कर दिया तो रेजिस्टिविटी भी यहां से यहां आ गई। रो टी इज फाइनल रेजिस्टिविटी,
ठीक है। और जो अल्फा दिख रहा है ये कांस्टेंट है, अल्फा इज अ कांस्टेंट। ये हर किसी मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। तो अल्फा कांस्टेंट है, इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। कई जगह पर इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा एक कांस्टेंट है, हर मेटल के लिए, हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। क्लियर है? अब इससे अगर हम अल्फा के बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहें तो हम यहां से इसको निकाल सकते हैं। देखो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये रो नॉट इधर आ जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा यहां से आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। क्लियर है? इसका रो नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, इस रो नॉट को उठा के इधर लाके माइनस कर दिया, यहाँ पे अल्फा छोड़ के बाकी सब अपॉन में आ गया। तो ये फाइनल फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को 1 मान लेते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है 1 यूनिट, तो अगर ये 1 है देन अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। ये तो 1 हो गया, हट गया, ये रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट यानी डेल रो अपॉन रो नॉट। तो डेफिनेशन यहां से अल्फा की डेफिनेशन बना सकते हो आप। क्या बनेगी? डेफिनेशन ऑफ अल्फा आप कहोगे कि इफ द इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ द इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द चेंज इन रेजिस्टिविटी, then the ratio of change in resistivity and initial resistivity is called temperature coefficient of resistivity. Clear है? मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी, दोनों को समझ लेना। If the difference in temperature is 1 degree centigrade for a conductor, then the ratio of change in resistivity and initial resistivity is called temperature coefficient of रेजिस्टिविटी। हिंदी में समझो, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस यूनिट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो रेजिस्टिविटी का चेंज है और जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है उनका रेशो वो इक्वल होता है अल्फा के। ठीक है? तो एक ये बात, एसआई यूनिट क्या होती है अल्फा की, वो इसके फॉर्मूले से निकलेगी। ये फॉर्मूला ओवरऑल फॉर्मूला, ये है रेजिस्टिविटी, ये भी है रेजिस्टिविटी। कट हो गया, ये दोनों कट हो गए, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टिविटी की ही यूनिट आएगी, नीचे भी रेजिस्टिविटी, केवल टेम्परेचर डिफरेंस बच रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड नीचे बच रहा है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी की यूनिट कट हो जाएगी। टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी यूनिट होगी डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इनवर्स कर देंगे तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, 0.00 करके होती है, बहुत ज़्यादा छोटी। कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है अल्फा, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो ये आज के टॉपिक्स हैं बच्चों। अगर आपको इसमें रेजिस्टेंस भी पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में तो कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस लगा दो, जैसे यहाँ रो है वहाँ आर लिख दो, तो ये रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे का ऐसा ही फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला दोनों सेम है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलास के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए भी बना सकते हो इस फॉर्मूले को सेम टू सेम, और रेजिस्टिविटी के लिए जो भी पूछा जाए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक बार देख लो, इसको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।